गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक डाउट ये आया था कि आईटी लॉ में मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें 5 यूनिट था, उसमें कहीं पर भी कंट्रोलर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो क्या ये एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैंने पहले ही नोट्स पे लिखा हुआ था भेजने से पहले कि ये सप्लीमेंट्री है, ना कि ऑल्टरनेटिव कि आपने ये पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। क्लास में वो सब चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए मैंने अलग से उसको नोट्स में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं समझी। ठीक है, अगर आपको सेपरेटली नोट चाहिए तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, मैं नोट्स आप लोगों को भेज दूँगा। बट ये मत मानिए कि कंट्रोलर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी या ई गवर्नेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे उनसे भी रिलेटेड, और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करे उससे भी आएंगे। जो पार्ट कवर नहीं किया गया था मेरे द्वारा क्लास में, मैंने उसका नोट्स को ज़्यादा फोकस किया, और वो चीज़ मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, अब CGLRC क्लासेस नियरली ख़त्म होने वाली है, उसके बाद मैं जस्ट अगली जो चीज़ होगी वो आपका आईटी लॉ ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये मन में मत रखें कि आपका जो चीज़ें हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, जैसे सेक्शन 47 हो गया, सेक्शन 17 हो गया, 18 हो गया, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, इनके नोट्स नहीं भेजे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये आएंगे ही नहीं, ये भी एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि ये कॉलेज में हो चुका था, इसलिए मैंने नोट्स नहीं भेजा था। बट मैं अभी आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं इसके भी नोट्स भेज दूँगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं आज के टॉपिक पे कि आज अपन क्या पढ़ने हैं। आज अपन पढ़ने वाले चैप्टर 18, सीधे चैप्टर 18। आप लोग बोलते थे कि सर आप कुछ सेक्शन नहीं छोड़ रहे, कुछ सेक्शन नहीं छोड़ रहे हैं, आप तो पूरा पढ़ा दे रहे। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थी, जानने के लिए ज़रूरी थी, मैं वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा था। अब मैं आप लोगों को सीधे चैप्टर 18 पे, मतलब सीधे सेक्शन 202 से आपको मैं सीधे जंप करवा रहा हूँ सेक्शन 233 से। ठीक, 233 में। तो अब अपन देखते हैं चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में भी हर चीज़ नहीं पढ़नी, इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम ही है राइट इन आबादी अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोसीजर। सॉरी, मैंने बताया था आबादी होती क्या है। आबादी बेसिकली वो चीज़ होती है जब कोई विलेज बनाया जाता है, तो उसका आप कोई प्रोजेक्ट प्लान बनाते हो। ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट प्लान बनाया तो उसमें आप पर्टिकुलर डिमार्केशन करते हो कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो उसी तरीके से जब भी कोई नया विलेज बसाया जाता है तो क्या होता है कि एक प्रॉपर डिमार्केशन कर दी जाती है कि ये पर्टिकुलर ज़मीन पे जो विलेजर्स रहेंगे वो रहेंगे, क्योंकि खेती बाड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो वो पर्टिकुलर पर्सन वहाँ पे रहेंगे, तो उनके नाम पे वो ज़मीन दे दी जाती है। तो उस जो ज़मीन जो रहने फार्मर्स के रहने के लिए जो ज़मीन है उसको अपन ने आबादी दी है। ठीक है, अब ये हो गई आबादी वाली ज़मीन, ये हो गई खेती बाड़ी की ज़मीन। इसके अलावा बहुत सारी ज़मीन होगी जो डिमार्केटेड नहीं होती, जैसे कि अब एक गाँव में क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। रोड बनाना पड़ सकता है, पानी का कोई रिसोर्सेज हो सकता है, स्कूलेज हो गई, कॉलेजेस हो गए, हेल्थ सेंटर्स हो गए, इन तरह की चीज़ों के लिए भी ज़मीन देनी पड़ेगी ना। तो इन तरह की ज़मीनों को भी मेंशन करना पड़ेगा अपने को। उसके अलावा कुछ ऐसी ज़मीन है जिसको अपन ने अनऑक्यूपाइड बोलते हैं, मतलब वहाँ पे किसी का स्वामित्व तो नहीं है। उस ज़मीनों पे क्या होंगी, ग्रेजिंग होगी, मतलब कि जो कैटल्स है वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, या फिर गाँव वाले, क्योंकि ये एक पुराना है, पुरानी चीज़ों को है। अभी भी आप गैस स्टोव जानते हो, गैस सिलेंडर जानते हो, बट गांव में आज भी, इवन आप लोग भी जब देखते हो तो अपने घर के पास कुछ लोग होते हैं हमेशा लकड़ी बीन के लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनके घर का जो चूल्हा होता है वो लकड़ी के गैस ये फायरवुड से जलता है। तो गांव में भी कुछ ज़मीनें छोड़ी होती है जहाँ से आप ये लकड़ी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन टॉपिक पे। टॉपिक है सेक्शन 233 जो बात करता है रिकॉर्ड्स ऑफ अनऑक्यूपाइड लैंड। तो ये अनऑक्यूपाइड लैंड का जो रिकॉर्ड है हर गाँव में रहना चाहिए। और इस अनऑक्यूपाइड लैंड में आप क्या बताओगे, निस्तार पत्रक। सेक्शन 237 में एक निस्तार पत्रक की बात करी गई है। ये निस्तार पत्रक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 4 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये निस्तार पत्रक के अंदर मेंशन रहेगा कि गांव में कौन सी ज़मीन अनऑक्यूपाइड है। और निस्तार पत्रक बेसिकली एक राइट की तरह होता है जहाँ पे वो अनऑक्यूपाइड ज़मीन के ऊपर सर्टेन राइट क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स ऑफ अनऑक्यूपाइड लैंड है वो कहाँ पर मैंशन रहेगी। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ, कह सकते हो कि रिकॉर्ड्स ऑफ अनऑक्यूपाइड लैंड कहाँ पे दी गई है, तो ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी आपको, निस्तार पत्रक पे। अब आ जाते हैं अपन निस्तार पत्रक में। 234 किसकी जिम्मेदारी होगी निस्तार पत्रक बनाने की। पहला जवाब 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन निस्तार पत्रक बनाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी सब डिविजनल ऑफिसर को दी गई है कि वो सब डिविजनल ऑफिसर क्या करेगा, निस्तार पत्रक बनाएगा। ठीक है, जैसे उसने निस्तार पत्रक बना लिया वो क्या करेगा, गांव में उसका ड्राफ्ट दे देगा। जैसे आपको पता है कभी कभी कुछ एक्ट बनाए जाते हैं तो उसको, उसके ड्राफ्ट को पब्लिक को दे दिया जाता है उनके कंसेंट, उनके कमेंट्स के लिए। तो वैसे निस्तार पत्रक को भी पब्लिक में दे दिया जाएगा कि कमेंट्स के लिए। और उस कमेंट पे जाना जाएगा कि जो भी एंट्री निस्तार पत्रक में की गई है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या किसी को ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद कमेंट सुनने के बाद जब एसडीओ ये सब करेगा तो ये क्या करेगा, इसको एक तो सबसे पहले एक कॉपी को कहाँ पे, फाइनलाइज्ड कॉपी को कहाँ पे रख देगा। ये सब कुछ होने के बाद एक फाइनलाइज्ड कॉपी जो आएगी निस्तार पत्रक की वो ग्राम पंचायत पे रख देगा। ठीक है, इन केस कहीं कहीं जगह पे जो भी विलेज जो डेवलपमेंट, ये जितनी प्रोविज़न दिए गए निस्तार पत्रक की, जो भी विलेज कुछ डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आ जाता है वहाँ पे निस्तार पत्रक की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और जब ये निस्तार पत्र ग्राम सभा में चले जाएगा तो इस निस्तार पत्र को पास होना पड़ेगा बाय रेजोल्यूशन ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहने का मतलब अगर 10 लोग हैं अगर किसी ग्राम सभा में, तो 7 लोग हाँ बोले, मतलब कि 7 लोग ये बोले कि जो निस्तार पत्र में जो कंटेंट है उसको हम फेवर में है, तो 2/3 की मेजोरिटी दी गई। ये एक और 2 नंबर है, क्वेश्चन हो सकता है। अब अपन जानते हैं कि ये निस्तार पत्रक सर ने बोल तो दिया कि क्या होता है बेसिकली। तो मैंने बताया था निस्तार पत्रक में अनऑक्यूपाइड लैंड्स के बारे में बताया जाता है कि ये ज़मीन अनऑक्यूपाइड है और उस ज़मीन में क्या क्या किया जा सकता है। और यही चीज़ सेक्शन 235 बताता है कि निस्तार पत्रक के अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, 235 ये बताता है कि निस्तार पत्रक में क्या क्या हो जाएंगे। टर्म ऑफ ए जो बताता है टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब घास चरवाना, मतलब जितने भी कैटल्स रहेंगे, गाय हो गई, बकरी हो गई, आप देखते होंगे वो घास चरती है, तो कौन सी ज़मीन पे वो घास चर सकती है, ये निस्तार पत्रक पे रहेगा। दूसरी चीज़ वुड, टिम्बर या फिर आप कह सकते हैं फ्यूल और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए कौन सी ज़मीन से आप ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हो, वो भी निस्तार पत्रक में मेंशन रहेगा। दूसरी चीज़ मुरूम, कंकर, सैंड, अर्थ, क्ले, ये सारी चीज़ें भी आप निस्तार पत्रक में रहेगी कि ये कहाँ से लिए जा सकते हैं। सी रिमूवल ऑफ इंस्ट्रक्शन रेगुलेटिंग जनरली द ग्रेजिंग ऑफ एंड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल्स। तो ये जो ज़मीन के बारे में आपने डिसाइड कर दिया कि इस ज़मीन पे है, तो इस ज़मीन से रिमूवल कैसे किया जाएगा ये सी में बताता है। और डी में एनी अदर मैटर, जो गाँव मतलब एसडीओ को सही लगे वो उसको मेंशन कर देगा। अब माना जाता है 236 में, जिसमें लिखा है कि प्रोविजंस इन निस्तार पत्रक फॉर सर्टेन मैटर्स, कुछ स्पेशल मैटर्स के लिए भी उस पर प्रोविज़न दिए गए हैं। जैसे कि क्या दिए गए, जो आपका कलेक्टर है, ये जो पावर है, सर्टेन वाली जो पावर है, ऐसे निस्तार पत्रक कौन बना रहा है, एसडीओ बना रहा है, बट कलेक्टर क्या करेगा, निस्तार पत्रक में कुछ ऐसे प्रोविजन डालता है रिलेटिंग टू फ्री ग्रेजिंग ऑफ कैटल। जो वो अनऑक्यूपाइड लैंड है उसमें फ्री ग्रेजिंग मतलब घास चाहने किसी को भी कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ज़मीन के प्रोडक्ट, ज़मीन के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि लकड़ी हो गई, पत्तियाँ हो गई, उसको कलेक्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो पावर है ये कलेक्टर के पास है। ठीक है, अब अपन आ जाता है सेक्शन 237 में। 237 बात करते हैं कलेक्टर टू साइड अपार्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ निस्तार राइट्स। ठीक है, कलेक्टर क्या कर सकता है, निस्तार पत्रक में सेपरेट लैंड रख सकता है कुछ चुनिंदा पर्पस के लिए। आपका कलेक्टर नहीं रख, आपका सब डिविजनल ऑफिसर नहीं रख रहा है, कलेक्टर रख रहा है। कौन कौन सी ज़मीन है, फ्यूल रिजर्व के लिए, टिम्बर और फ्यूल रिजर्व के लिए, पैस्चर, ग्रास बीर, फोल्डर रिजर्व, बुरियल ग्राउंड एंड क्रिमेटेशन ग्राउंड, मतलब जहाँ पे दफनाया जा सके या फिर किसी को जलाया जा सके। ठीक है, गौथान एंड कैंपिंग ग्राउंड, टेस्टिंग फ्लोर, बाजार, स्किनिंग ग्राउंड, मैन्योर पिट्स, स्कूल, प्ले ग्राउंड, पार्क, रोड, लेन, ड्रेन्स, लेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कलेक्टर क्या कर सकता है, जो अनऑक्यूपाइड लैंड्स हैं निस्तार पत्रक में, अनऑक्यूपाइड ग्रेजिंग के अलावा और आप कह सकते हैं फ्यूल कलेक्ट करने के अलावा, लकड़ी कलेक्ट करने के अलावा और कुछ ज़मीनें वहाँ पे रह सकती है जिसको वो मेंशन करेगा। तो ये सारी ज़मीनें हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं, जो भी कहा गया है कि आपकी ज़मीन है, इस पर जो सब क्लॉज 3 और 3A है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीधे सब क्लॉज 4 पे जाते हैं। सब क्लॉज 4 ये बोलता है व्हेन ठीक है, तो अब ये इसका सब क्लॉज 4 ये बोलता है, 337 का सब क्लॉज 4 ये बोलता है, सपोज कर लीजिए कोई ज़मीन है, कोई ज़मीन जो मेंशन करेगी, फॉर एग्जांपल एक पर्पस के लिए मेंशन कर देगी कि ये ज़मीन स्कूल बनाई जाएगी, बट बाद में क्या होता है कोई डेवलपमेंट प्लान आता है और उस ज़मीन को स्कूल की जगह कुछ और बना दिया जाता है। तो कलेक्टर क्या करेगा, एक ही शर्त पे चीज़ करने के लिए अलाउ करेगा कि आप क्या करोगे, जितनी भी ज़मीन आपने किसी और पर्पस के लिए डाइवर्ट करी है, सेम टू सेम इक्विवेलेंट ज़मीन आपको देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल की जगह कोई इंडस्ट्री बन गई, तो वो इंडस्ट्री में जितनी भी ज़मीन, तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए आपने 100 स्क्वायर फीट की ज़मीन डिसाइड करी थी, तो 100 स्क्वायर फीट आपको अलग से कहीं और मेंशन करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर गांव में एलोकेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट जो आपकी ज़मीन गई है उतना ही आपको सेम टू सेम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब माना जाता है 237 तक की इस ये जो पर्टिकुलर था, अब अपने को स्किप करना पड़ेगा, कुछ आर्टिकल सेक्शन स्किप करने पड़ेंगे और उसके बाद अपन स्किप में आ जाते हैं। 238 अपने काम का नहीं है, 238 39 भी काम का नहीं है अपना, 240 भी काम का नहीं है, एक मिनट, 240 काम का, सॉरी 240 अपने काम का है। 240 ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग ऑफ सर्टेन ट्रीज। अगर ऐसा किसी को लगता है, मतलब ऐसा किसी को लगता है, यहाँ पे कौन हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को ओपिनियन लगता है कि कोई पर्टिकुलर
पेड़ को काटने से किसी पब्लिक इंटरेस्ट का वायलेशन, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के एक ऑर्डर पास करेगी कि आप पर्टिकुलर जो भी लोग हैं इस पर्टिकुलर पेड़ को नहीं काटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेड़ हो गया सागौन, सपोज कर लीजिए सागौन का पेड़ है, तो सागौन का पेड़ आपको नहीं काटना है। इवन दो आपकी खुद की ज़मीन में सागौन का पेड़ उगा है, आप नहीं काट सकते। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर ये बोल दिया कि आपको नहीं काटना है तो फिर आप नहीं काट सकते, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, रूल्स बना देगा कि किस तरीके से उसको काटा जा सकता है। तो वैसे कि एक अलाउड परमिशन ये है कि अगर कोई ज़मीन आपके खेत, मतलब कि आपके ज़मीन पे कोई पेड़ है जो सरकार ने बोल दिया कि ये आप नहीं काट सकते, तो आप उसका Q2, मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 2 क्यूबिक मीटर आप यूज़ कर सकते हो उसका। मतलब एक पेड़ है, मान लीजिए कुछ लकड़ी काट लिया आपने, तो वो 2 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब अपन आ जाता है 241, जो बात करता है मेजर्स टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम गवर्नमेंट फॉरेस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। तो क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविजन लिखा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसके जो कुछ पर्टिकुलर फॉरेस्ट है जहाँ पे उसको लगता है कि टिम्बर उग रहा है, ठीक है। टिम्बर असल में वो लकड़ियाँ होते हैं जिससे घर बनते हैं या फर्नीचर्स बनते हैं, उस तरह की लकड़ियाँ है टिम्बर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक एरिया डिसाइड कर लेगा, डिक्लेयर कर देगा विद द यूज़ ऑफ स्टेट गैजेट, ठीक है। स्टेट गैजेट में वो डिक्लेयर कर देगा कि ये पर्टिकुलर जो ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी रिजर्व ज़मीन है, इस पर आप लोग कोई भी लोग पेड़ ना तो काट सकते और काटे हो तो चोरी, मतलब कि काट भी नहीं सकते और चोरी भी नहीं कर सकते। तो आप उस चीज़ में ग्रेजिंग नहीं कर सकते, फ्यूल प्रोडक्ट जो है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो कलेक्ट नहीं कर सकते, इवन दो आपकी ज़मीन उसके अंदर फॉल कर रही है तो, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा, गांव में नोटिफाई करना पड़ेगा, जो विलेज है उसमें नोटिफाइड करना पड़ेगा। और जो मैंने आप लोग को बताया, और अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो क्या होगा, अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो सज़ा मिलेगी कितने, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, ठीक है। सज़ा अगर कोई करता है तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। और सपोज कर लीजिए, और ये इम्पोजिशन कौन करेगा, एसडीओ करेगा। तो मतलब आपने गांव के जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ से अगर आपने कोई लकड़ी चुराई, ठीक है, अब उस लकड़ी को चुराई तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, प्लस आपने जो लकड़ी चुराई है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। और ये पावर किसके पास है, एसडीओ के पास पावर है। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूबिक मीटर वाली जो चीज़ें हैं वो सब क्लॉज आपका 5th में दिया है कि अगर आप चाहो तो ज़मीन को उठा सकते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ बोनाफाइड एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 2 क्यूबिक मीटर की आप चीज़ें उठा सकते हो। बट उठाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो क्या बोलते हैं आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर या फिर रेंज फॉरेस्टर, मतलब आपकी खुद के लिए डोमेस्टिक पर्पज़ जिसमें आप बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट हो या फिर आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर रहे हो और आपकी ज़मीन पर कोई चीज़ गिर गई है लकड़ी, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप परमिशन ले सकते हो उस रेंज फॉरेस्ट जहाँ पे वो फॉरेस्ट का जो रेंजर है, मतलब कि आप कह सकते हो रेंजर जो फॉरेस्ट रेंजर है उससे, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर परमिशन ले सकते हो कि मेरे को ये चीज़ उठानी है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं 242 जो बात करता है वजीब उल अर्ज की। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या होता है वजीब उल अर्ज, ठीक है, उर्दू वर्ड है। इसमें क्या बताता है, बेसिकली राइट ऑफ इरीगेशन, राइट ऑफ वे एंड राइट ऑफ फिशिंग की बात करता है। ये वजीब उल अर्ज जो है 3 राइट के अंदर कंटेन करता है। पहला राइट ऑफ इरीगेशन, दूसरा राइट ऑफ वे और तीसरा राइट ऑफ फिशिंग। राइट ऑफ वे जो है वो आप इसमें लिखा हुआ है इन्वेंटरी राइट है, ठीक है। तो 3 राइट के कारण ये वजीबुल अर्ज बनता है, ठीक है। अब ये वजीबुल अर्ज कौन बनाएगा, ये बनाएगा एसडीओ बनाएगा, ठीक है। और एसडीओ जब ये बना देगा तो उसका क्या करेगा, पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद अगर पब्लिश कर दिया है तो कमेंट के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी पर्सन उससे एग्रीड है कि इसमें जो एंट्री है वो गलत है तो वो एसडीओ के पास जा सकता है और बोल सकता है। और एसडीओ क्या करेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को सुनेगा। और अगर उसको जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको लगता है कि जो एसडीओ ने ऑर्डर पास किया है वो गलत है, तो वो सिविल कोर्ट के पास केस लेके जा सकता है डिसाइड करने के लिए कि क्या एंट्री सही है कि नहीं है। उसके बाद अपन आ जाते हैं सब क्लॉज 5 में। सब क्लॉज 5 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है, जो ये कहता है कि मेरे को वजीबुल अर्ज को मॉडिफाई करना है, एंट्री इंसर्ट करना है, तो क्या कर सकता है, कौन कौन से ग्राउंड है जिसमें एंट्री हो सकती है। पहली चीज़ एंट्री, मतलब उसमें जो एंट्री है वजीबुल अर्ज में, जो एंट्री है डिलीशन है, जो निस्तार पत्रक की तरह होता है, वजीबुल अर्ज भी एक रिकॉर्ड की तरह होता है। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड की बात करिए, पहला रिकॉर्ड क्या था, निस्तार पत्रक, दूसरा वजीबुल अर्ज है। वजीबुल अर्ज में जितने अगर मॉडिफाइड आपको कंडीशंस मॉडिफाइड करनी है तो कैसे किया जाएगा एसडीओ द्वारा।
वहाँ पर जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो अगर चाहे कि बोले कि हमको मॉडिफाई करने, तब एक तरीका है। दूसरा, कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है, या फिर सिविल कोर्ट का ऑर्डर आया है, या फिर रेवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर आया है, या सिविल कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो एज अ कस्टम था वहाँ पे, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बचे हुए पोर्शन हैं वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, और एक और चीज़, कल के जो वीडियो होगा उसमें मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दूंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग एग्जाम में से पूछेंगे कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्या है, कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो जो जो मैंने वीडियो में बताया, जो जो मैंने क्लासेस में बताया, वहाँ वहाँ मैंने बता दिया कि ये 2 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर के हैं। तो आप लोग मेरे से बार बार मत पूछिए, अपने दोस्त लोग से आप पूछ सकते हैं कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिलेक्टिवली ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँ। अब इस इंपॉर्टेंट में वापस फर्दर डिमार्केशन करूँ कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को जाननी ही पड़ेगी, वो जानिए। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि खाली इंपॉर्टेंट मिल जाए, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब अपन जो कल है, कल बच्चा हुआ देखेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखेंगे। कल के वीडियो का जब मैं डालूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में बाकी जो जितने भी 9 वीडियोज़ है आज को मिला के, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा, जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम में जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग को आसानी भी। और दूसरी चीज़, प्ले लिस्ट तो बनी रहे, आप लोग प्ले लिस्ट को कभी भी अपलोड कर मतलब देख सकते हैं कि ये प्ले लिस्ट में लाइन से सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त। थैंक यू।